ये 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। ये 35 किलोमीटर से शुरू होकर 700 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपर मेंटल का क्षेत्र कहते हैं। जो स्थेनोस्फीयर है, इसी स्थेनोस्फीयर के ऊपर ये तैरते रहता है और यहीं पर जो प्लेटों का टकराव होता है, जिसके कारण पृथ्वी में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अपर क्रस्ट के भी कुछ गुण मौजूद होते हैं और कुछ लोअर क्रस्ट के भी गुण मौजूद होते हैं। इसी के कारण यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी का क्षेत्र बनता है। प्याज की संरचना होती है, परतदार संरचना होती है। तो ठीक प्याज की तरह ही हमारी पृथ्वी की भी संरचना है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी का, भू आकृति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ज्योग्राफी का ABCD है, समझ लीजिए। बिना पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किए हम जियोमॉर्फोलॉजी को नहीं समझ सकते, भू आकृतिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। यदि हमें ज्योग्राफी में अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमको अच्छे तरीके से सीखना होगा। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय जो है, ये विज्ञान और तकनीक का युग है और विज्ञान और तकनीक के इस युग में मानव सभ्यता ने अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर दूर मौजूद गैलेक्सी और कई अन्य ग्रहों पर अपना रोवर भेजने का काम किया है। लेकिन जिस ग्रह पर हम रहते हैं, उसके अंदर क्या है, इसकी जानकारी आज तक हम लोग जुटा नहीं पाए। अपनी पृथ्वी के अंदर हम लोग केवल आज तक 18 किलोमीटर ही जा पाए, परंतु आप सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी प्यारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है। परंतु हम जो है अपनी पृथ्वी के नीचे कितना उतर पाए हैं, तो केवल और केवल 18 किलोमीटर ही हम अपनी पृथ्वी के अंदर उतर पाए हैं, केवल 18 किलोमीटर ही। सोचिए, आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों का अध्ययन करेंगे। सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर समझना है, तो इसको समझने के लिए अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, तो कहना है कि सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है, ये 3 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 प्रमुख भाग कौन है, तो सबसे पहला भाग है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में भूपरपट्टी भी कहते हैं। दूसरा है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, हिंदी में इसे प्रवार कहते हैं। और तीसरा है जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी पृथ्वी को यदि हमको अच्छे से समझना है, तो ये पृथ्वी के जो 3 प्रमुख भाग हैं, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है, तो कहना है कि सर पृथ्वी की जो संरचना है, वो संरचना कैसी है, तो परतदार संरचना है। कैसी संरचना है, पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार संरचना है। परतदार का कहने का मतलब होता है कि परत दर परत पृथ्वी की जो बनावट है, वो परत दर परत है। जैसे आप लोगों ने घर में प्याज देखा होगा, प्याज की जो बनावट होती है, प्याज की जो संरचना होती है, वो परतदार होती है। एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे के ऊपर तीसरा परत, तीसरे के ऊपर चौथा परत, इस तरीके से प्याज की संरचना होती है, परतदार संरचना होती है। तो ठीक प्याज की तरह ही हमारी पृथ्वी की भी संरचना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, जरा उसको गौर कर लेते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, जहां हम लोग रह रहे हैं, हम लोग वास करते हैं इस पृथ्वी के बाहरी हिस्से में। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पृथ्वी का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से देखते चलना है। इस वाला भाग को, पृथ्वी का जो ये भाग है, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट या भूपरपट्टी कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम लोग मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहना है गुरु, इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। यहां तक बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है।
पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर इसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के बाद जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और इस वाले हिस्से को हम लोग क्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड कहते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। ये वाला जो हिस्सा है क्रस्ट वाला, इसकी जो औसत मोटाई है लगभग 0 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। ध्यान से समझिएगा, क्रस्ट की जो औसत मोटाई होती है 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। और मेंटल जो है इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। और क्रोड जो है ये 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और 6371 किलोमीटर तक जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सबको अच्छे से बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पृथ्वी के तीनों परत हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसका भी विभाजन किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी के कोर को, पृथ्वी के क्रस्ट का अध्ययन सबसे पहले करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पृथ्वी के क्रस्ट का अध्ययन करते हैं, भूपरपटी का अध्ययन करते हैं। भूपरपटी का अध्ययन करते हैं। भूपरपटी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का वैसा हिस्सा जहां पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। पृथ्वी का वैसा हिस्सा जहां पर हम लोग क्या करते हैं? तो निवास करते हैं सर। इसी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। भूपरपटी जो है पूरे पृथ्वी के आयतन का, पूरे पृथ्वी के आयतन का केवल 1% है। केवल कितना है? तो कहना है कि सर 1% भाग ही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो हमारा भूपरपटी है, इस भूपरपटी का यदि आपसे पूछे कि औसत घनत्व इसका कितना होता है, तो औसत घनत्व जो इसका है तो पूछा जाए तो कहना है कि सर 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है इसका औसत घनत्व। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी के क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? तो कहना है कि सर पृथ्वी के क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो आइए पृथ्वी के क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। ये पृथ्वी का क्रस्ट है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर अपर क्रस्ट कहते हैं। और निचले वाले भाग को हम लोग लोअर क्रस्ट कहते हैं। लोअर क्रस्ट कहते हैं, निचली भूपरपटी कहते हैं। अपर क्रस्ट जो है इसकी औसत मोटाई की अगर हम बात करें तो अपर क्रस्ट की औसत मोटाई 0 से 50 किलोमीटर होती है। अपर क्रस्ट की मोटाई कितनी हो जाएगी? तो 0 से 50 किलोमीटर हो जाती है। और महासागर वाला जो क्षेत्र, महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, कॉन्टिनेंट वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसकी औसत मोटाई 70 किलोमीटर तक भी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि किसी हिमालय वाला पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में इसकी जो औसत मोटाई होती है अपर क्रस्ट की, वो बढ़कर कितनी हो जाती है? तो कहना है कि सर ये 0 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपर क्रस्ट की जो रासायनिक संगठन की बात करें, किन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? तो कहना है कि सर ये सियाल। याद रखिएगा, अपर क्रस्ट जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो कहना है कि सर ये सियाल तत्वों से बना होता है। सियाल तत्वों से बना होता है। सियाल तत्व कहने का मतलब है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, है ना? क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और प्लस में एल्युमिनियम, इन 2 तत्वों की प्रधानता आपको इस क्रस्ट में अधिकतम देखने को मिलती है। अब इसके नीचे जो होता है लोअर क्रस्ट होता है। लोअर क्रस्ट जो होता है यहां पर आप क्या देखिएगा कि ये अक्सर महासागरों में, कहां? ये महासागरों में आपको देखने को मिलेगा। महासागरों में, जहां पर महासागर होते हैं उसके नीचे ये परपट्टी आपको देखने को, भूपरपट्टी देखने को मिलती है। और इसकी जो औसत मोटाई होती है यह 5 से 10 किलोमीटर होती है। कितनी होती है इसकी औसत मोटाई? तो कहना है कि सर 5 से 10 किलोमीटर होती है। और इस लोअर क्रस्ट वाले एरिया में आपको किन 2 तत्वों की प्रधानता देखने को मिलेगी? तो कहना है कि सर एक तो सिलिकॉन होता है, दूसरा होता है मैग्नीशियम। ठीक ना? तो लोअर जो क्रस्ट होता है,
लोअर क्रस्ट में किन तत्वों की प्रधानता है? तो कहना है कि सर सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम तत्वों की यहां पर प्रधानता देखने को हमें मिलती है। यदि बात करें इस निचले क्रस्ट के घनत्व के बारे में, तो यहां पर जो घनत्व होता है वो 3 से लेकर 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है, जो अपर क्रस्ट के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। साथियों, ये जो अपर क्रस्ट वाला भाग है, ये अपर क्रस्ट वाला भाग किन चट्टानों से मिलकर बना होता है? तो कहना है कि सर ये ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना होता है। किन चट्टानों से मिलकर बना होता है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना होता है। यही हम पूछें कि जो लोअर क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, ये लोअर क्रस्ट वाला हिस्सा किस चट्टान से मिलकर बना होता है? तो कहना है कि सर लोअर क्रस्ट वाला जो हिस्सा है ये बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अपर क्रस्ट का क्षेत्र होता है, ये अपर क्रस्ट का क्षेत्र बहुत ही भंगुर होता है, लेकिन ये ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, लेकिन भंगुर होता है। भंगुर होने के कारण, घनत्व कम होने के कारण इसका वजन जो होता है क्या होता है? ये हल्का होता है। क्या होता है? तो कहना है कि सर इसका वजन कम होता है, ये भंगुर होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो प्लेटें होती हैं जो इसके ऊपर होती है वो टूटती रहती है, ठीक ना? क्या होती है? टूट जाती है। तो ये भंगुर अवस्था में होती है, इसका घनत्व कम होता है, इसीलिए अपर क्रस्ट जो है ये महासागरों की अपेक्षा, लोअर क्रस्ट की अपेक्षा ये हल्की होती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे आइए। अब हम लोग क्रस्ट वाले एरिया से निकलकर चलते हैं मेंटल वाले क्षेत्र में। मेंटल वाले क्षेत्र में चलते हैं। मेंटल वाला जो क्षेत्र है इसको जरा ध्यान से समझना है। देखिए, अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल की जो औसत मोटाई छोड़ दीजिए, इसकी जो मोटाई है मेंटल की, ये कहां से कहां तक? तो कहना है कि सर ये 35 किलोमीटर से शुरू होती है और 2900 किलोमीटर तक जाती है। कहां तक जाती है? तो कहना है कि सर 35 किलोमीटर से शुरू होती है और ये कहां तक जाती है? तो कहना है कि सर 29 किलोमीटर तक जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मेंटल जो है, इस मेंटल को भी हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इस मेंटल को भी हम क्या करते हैं? तो दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे जो पहला वाला भाग है इसे हम कहते हैं अपर मेंटल। क्या कहते हैं साथियों? तो कहना है कि सर इसको अपर मेंटल कहते हैं, ऊपरी प्रवार कहते हैं। और निचले वाले हिस्से को हम लोग लोअर मेंटल कहते हैं। लोअर मेंटल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये वाला जो हिस्सा है लोअर मेंटल, इसकी जो मोटाई है कहना है 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। कितना से कितना है? तो कहना है कि सर 700 से 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। और ये जो अपर मेंटल है इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी ये हो जाएगा 700 किलोमीटर तक और ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। यदि हम रासायनिक संगठनों की बात करें, यदि यांत्रिक संगठनों की बात करें, तो ये जो अपर मेंटल वाला हिस्सा है, इस अपर मेंटल वाले हिस्से में याद रखिएगा कि 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इस अपर मेंटल वाले हिस्से में 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसमें क्रस्ट का एरिया पूरा और अपर मेंटल का जो क्षेत्र है, अपर मेंटल का जो क्षेत्र है, इस दोनों के क्षेत्र को मिलाकर ही हम लोग इसे क्या कह देते हैं? तो इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। इसे ही हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिएगा। ये जो अपर मेंटल का भाग है 700 किलोमीटर तक है ना, ये 35 किलोमीटर से शुरू होकर 700 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपर मेंटल का क्षेत्र कहते हैं। और इसी अपर मेंटल वाले क्षेत्र में आपको देखने को क्या मिलेगा कि पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग होता है, पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला भाग होता है, और इस क्रस्ट के भाग को मिलाकर और अपर मेंटल के भाग को मिलाकर, ये दोनों भाग को मिलाकर पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर तक,
कहां तक? पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। यहां तक बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसे क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर लिथोस्फीयर कहते हैं। अब यहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इस स्थल मंडल से नीचे, इस स्थल मंडल जो 200 किलोमीटर पर समाप्त हो गया, ये 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर या दुर्बल मंडल। इसे क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं या दुर्बल मंडल कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल ठोस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? यह ठोस रूप में होता है। और ये जो दुर्बल मंडल है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? तो कहना है सर सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, अर्ध तरल फॉर्म में होता है। ये पूरी तरह से भी तरल नहीं हुआ है, बल्कि ये अर्ध तरल के रूप में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल क्या करते रहते हैं? तो ये स्थल मंडल इसी दुर्बल मंडल के ऊपर तैरते रहता है। इस दुर्बल मंडल के ऊपर क्या होते रहता है? तो तैरते रहता है। आप सब देखते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी का स्थल मंडल वाला क्षेत्र है, यह टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। यह क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो ठोस रूप में होता है। और यह पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी के इस नीचे जो दुर्बल मंडल है, जो एस्थेनोस्फीयर है, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये तैरते रहता है। याद रखिएगा। और यहीं पर जो प्लेटों का टकराव होता है, जिसके कारण पृथ्वी में क्या आपको देखने को मिलेगा? तो भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब ज्वालामुखी घटनाएं घटती हैं, जब ज्वालामुखी घटनाएं घटती हैं, तो आप सबको पता है कि जो ज्वालामुखी होता है, इस जो ज्वालामुखी होता है, इस ज्वालामुखी के मुंह से जो उद्गार होता है, जो मैग्मा पिघल कर निकलता है, इसी मैग्मा, ये जो मैग्मा निकल रहा है, ये मैग्मा कहां से निकलता है? तो कहना है कि सर ये मैग्मा जो है एस्थेनोस्फीयर से ही निकलता है। एस्थेनोस्फीयर से ही निकलता है, यानी दुर्बल मंडल से ही निकलता है। याद रखिएगा, कहां से निकलता है? दुर्बल मंडल से निकलता है, जो जिसकी टोटल गहराई 400 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको मैग्मा चेंबर भी कहते हैं। किसको? एस्थेनोस्फीयर को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेंटल वाला भाग है, इस मेंटल में आपको किन दो तत्वों की प्रधानता देखने को मिलेगी? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की यहां पर प्रधानता देखने को मिलती है। किस तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कहना है कि सर सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, याद रखिएगा, अपर मेंटल वाला पार्ट ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। जबकि लोअर मेंटल वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा कि लोअर मेंटल वाला क्षेत्र ये आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलता है? सॉरी, माफ कीजिएगा, अपर, देखिए ये जो अपर मेंटल वाला क्षेत्र है, अपर मेंटल वाला क्षेत्र ये आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलेगा, जबकि लोअर मेंटल वाला जो क्षेत्र है ये आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। ये ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। पूछिएगा सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो तापमान बढ़ता जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्षेत्र है, अपर मेंटल वाला क्षेत्र, ये द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं तापमान वहां पर बढ़ता जाता है। और तापमान बढ़ने के कारण जो वहां पर तत्व होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। और पिघलने के कारण ही ये क्या हो जाता है? तो द्रव अवस्था में आ जाता है। अब और नीचे उतरिएगा, 2900 किलोमीटर वाला क्षेत्र में आइएगा, यानी लोअर मेंटल वाला क्षेत्र में आइएगा,
तो यहाँ पर तापमान और बढ़ जाएगा, और तापमान और अधिक बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो चीजें होनी चाहिए वो द्रव अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन लोअर मेंटल का जो क्षेत्र है ये आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। कहिएगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है ना, जितना 32 मीटर नीचे जाते जाइएगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो 2900 किलोमीटर तक आते आते यहाँ तो तापमान और अधिक बढ़ जाएगा, और तापमान चूंकि और अधिक बढ़ जाएगा तो यहाँ की जो धातुएं हैं ये सब की सब पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए थी। इसीलिए लोअर मेंटल वाला क्षेत्र होना चाहिए था किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, लेकिन यह ठोस अवस्था में है। क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी का जो ऊपर का क्षेत्र है, अपर मेंटल वाला क्षेत्र है, क्रस्ट वाला क्षेत्र है, इसके भार के कारण, इसके दबाव के कारण जो लोअर मेंटल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है ना, याद रहेगा ना। तो कहना है कि लोअर मेंटल का जो क्षेत्र है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, अपर मेंटल का जो क्षेत्र है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं कोर वाला एरिया। कोर वाला एरिया देखिए, कोर वाला जो एरिया है, कोर वाला एरिया में आपको याद रखना है कि इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है ये 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और 6371 किलोमीटर तक जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोर वाला क्षेत्र है, कोर वाला क्षेत्र 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? तो 6371 किलोमीटर तक जाती है। अब जरा यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वी का कोर वाला क्षेत्र है, यहां आपको कौन सा तत्व देखने को मिलता है? तो कहना है कि सर नीफे तत्व देखने को मिलता है, यानी निकेल और फेरस। निकेल प्लस फेरस तत्वों की प्रधानता अधिक होती है यहां पर इस वाले क्षेत्र में, और चूंकि निकेल और फेरस तत्वों की प्रधानता अधिक होती है तो इस वाले भाग का अध्ययन भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब जरा आइए, इस कोर को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं इस कोर को। तो इस कोर को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। ठीक, सबसे पहला वाला जो भाग है, याद रखिएगा, सबसे जो पहला वाला भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं अपर कोर। क्या कहते हैं? अपर कोर कहते हैं या ऊपरी कोर कहते हैं। और निचले वाले भाग को हम लोग लोअर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर कोर कहते हैं। ऊपरी कोर का जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर से शुरू होती है और 5150 किलोमीटर तक ये चलती है। ठीक है, अपर कोर जो है ये 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 5150 किलोमीटर तक जाती है, और लोअर कोर वाला जो क्षेत्र है ये 5150 किलोमीटर से शुरू होती है और 6371 किलोमीटर तक चलती है। इन दोनों कोरों में निकेल और फेरस की क्या होती है? प्रधानता होती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो अपर कोर आप देख रहे हैं, ये अपर कोर किस अवस्था में होता है? तो कहना है कि सर ये अपर कोर जो है ये द्रव अवस्था में होता है, और लोअर कोर जो है ये ठोस अवस्था में होता है। लोअर कोर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। इसी अपर कोर वाला जो क्षेत्र है, इसी अपर कोर वाला क्षेत्र में निकेल और फेरस जो है यहां पर किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में होता है। और द्रव अवस्था में होने के कारण याद रखिएगा, द्रव अवस्था में होने के कारण ये क्या होता है? तो पृथ्वी आप सबको पता है कि 1671 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूम रही होती है। तो जब ये निकेल और फेरस को साथ लेकर घूमती है पूरी पृथ्वी, तो इसके कारण इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किस क्षेत्र से? अपर कोर वाले क्षेत्र से। कौन सा प्रभाव? तो कहना है कि सर इसी से विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर भू चुंबकीय प्रभाव आपको देखने को मिलता है। हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करती है कि नहीं करती है? तो ये सब जो हो रहा है ये किसके कारण? अपर कोर में जो नीफे का तत्व है, ये नीफे का जो तत्व है आपको लिक्विड स्टेट में, इसी के वजह से, निकेल और फेरस के वजह से जो पिघली हुई अवस्था में है और पृथ्वी के घूमने के कारण तेजी से
यह पृथ्वी में भूचुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का काम करती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो भाग है ये पृथ्वी का आंतरिक क्रोड। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड, ये पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक घनत्व यदि कहीं देखने को मिलता है तो यहीं पर देखने को मिलता है। यहां पर जो घनत्व है लगभग आपको 13 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। और ये पूरा का पूरा जो कोण है, ये पूरा का पूरा कोण अपर कोण और लोअर कोण को मिलाकर पूरे पृथ्वी के आयतन का, याद रखिएगा, पूरे पृथ्वी के आयतन का 15% भाग कवर करता है। और द्रव्यमान जो है ये कितना रखता है, तो कहना है कि सर 32% द्रव्यमान इसी कोर के पास है, अपर कोर और लोअर कोर को मिलाकर। आंतरिक कोर जो है इसमें भी नीफे क्या है, नीफे तत्व की प्रधानता है, निकेल और फेरस तत्व की प्रधानता है। परंतु यहां पर जो निकेल और फेरस तत्व है ये क्या है, तो ये ठोस रूप में है, ये सॉलिड रूप में है। और पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वो एक ठोस गेंद की तरह है। अब आप पूछिएगा सर कि यहां पर नीचे आने पर तापमान इतना अधिक हो जाता है, इसके बावजूद भी यह ठोस अवस्था में कैसे है? तो मेरा जवाब है कि यह ठोस अवस्था में इसलिए है कि पृथ्वी का जो ऊपर का जितना भार है, जितना घनत्व है, पृथ्वी का जितना ऊपर का दबाव है वो सारा का सारा दबाव इसी आंतरिक क्रोड वाले हिस्से पर पड़ता है। और इतना अधिक दबाव होने के कारण ही यह क्या है, तो ठोस अवस्था में आपको पाया जाता है ना। इतना अधिक दबाव होने के कारण यह ठोस से द्रव की स्थिति में कन्वर्ट नहीं हो पाता, परिवर्तित नहीं हो पाता। इसीलिए पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये क्या है, तो कहना है कि ठोस अवस्था में है। और इसी आंतरिक क्रोड का घनत्व सबसे ज्यादा होता है पूरी पृथ्वी के हिस्से में, जो 13 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, अध्ययन करने के संदर्भ में कुछ डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र का अध्ययन करना पड़ता है, जिसको हम लोग असांतत्य का क्षेत्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? असांतत्य का क्षेत्र, असांतत्य का क्षेत्र कहते हैं, डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं, डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये होता क्या है असांतत्य का क्षेत्र। देखिएगा, जब पृथ्वी की दो परतों के बीच में, है ना, एक संक्रमण का क्षेत्र बनता है, जहां पर कुछ पहले वाले क्षेत्र का भी गुण देखने को मिलता है और कुछ दूसरे वाले क्षेत्र का भी गुण देखने को मिलता है, तो ये दोनों जो क्षेत्र है इसी को हम लोग असांतत्य का क्षेत्र कहते हैं या संक्रमण का क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा कैसे क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए ये हमारी पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी के देखिएगा ये वाला हिस्सा मान लीजिए कोर है, क्या है, तो ये वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वाला हिस्सा क्रस्ट है या भूपर पट्टी है। क्रस्ट के बाद जो हिस्सा आता है इसे हम लोग कहते हैं मेंटल का क्षेत्र, मेंटल का क्षेत्र, ध्यान से देखना है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। अब जरा नजर कीजिएगा यहां से कि आप सब देखे हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी है, इसे दो भागों में हम बांटते हैं, एक अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। कैसे बांटते हैं, तो कहना है कि सर एक अपर क्रस्ट के रूप में बांटते हैं, एक लोअर क्रस्ट के रूप में बांटते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अपर क्रस्ट हो गया और ये वाला जो हिस्सा है ये लोअर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम मेंटल का विभाजन करते हैं तो मेंटल को भी हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटने का काम करते हैं। मेंटल को भी हम लोग दो भागों में बांटने का काम करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग अपर मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो अपर मेंटल कहते हैं। और निचले वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग लोअर मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर मेंटल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोर का विभाजन करते हैं तो कोर का विभाजन भी हम दो भागों में करते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हमारा अपर कोर हो गया
अपर कोर हो जाता है और निचला जो हिस्सा है इसको हम लोग लोअर कोर कहते हैं या आंतरिक क्रोड कहते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। अब देखिएगा कि जहां पर अपर क्रस्ट खत्म हो रहा है और जहां से लोअर क्रस्ट खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है यहां पर अपर क्रस्ट के भी कुछ गुण मौजूद होते हैं और कुछ लोअर क्रस्ट के भी गुण मौजूद होते हैं। इसी के कारण यहां पर एक डिसकंटिन्यूटीज का क्षेत्र बनता है। इसी को हम लोग अशांतत्व का क्षेत्र कहते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इस डिसकंटिन्यूटीज के क्षेत्र से, इस अशांतत्व के क्षेत्र से, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको भी एग्जामिनेशन में कैसे इसका जवाब देना है, आइए देखते हैं। देखिएगा ये जो कोर वाला, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस क्रस्ट वाले हिस्से का विभाजन हम दो भागों में किए हैं, एक अपर क्रस्ट, दूसरा लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आप देख रहे हैं कि एक क्षेत्र बन रहा है अशांतत्व का। इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र का हम लोग नाम देते हैं जिसको कहते हैं कोनराड, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी या कोनराड असंबद्धता, या कोनराड असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। अब जरा नीचे आइएगा, ये वाला हो गया कोनराड असंबद्धता का क्षेत्र, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अब ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में देख रहे हैं कि एक डिसकंटिन्यूटीज का क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र का नाम देते हैं हम लोग क्या, तो कहना है महो संबद्धता, महो असंबद्धता या महो डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटीज का क्षेत्र बन रहा है। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, तो कहना है रेपेटी, रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूज या रेपेटी असंबद्धता का क्षेत्र। इसके बाद आप देखिएगा कि ये लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में ये भी एक असंबद्धता का क्षेत्र बना रहा है और इस क्षेत्र का नाम हम लोग रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता का क्षेत्र। और ये लास्ट वाला जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो एक बन रहा है, इसका नाम हम लोग रखते हैं लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता। ये डिसकंटिन्यूटीज से, ये असंबद्धता से एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे, ठीक ना। और स्टूडेंट को इसको लेकर मन में बहुत कंफ्यूजन की भी स्थिति रहती है कि कैसे हम इसको याद करें। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना पढ़े हैं, तीन भागों में बांटकर, तीन परतों में बांटकर पढ़े हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। उसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है उसको मेंटल कहते हैं और उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग कोर कहते हैं। क्रस्ट का विभाजन दो भागों में करते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में। मेंटल का विभाजन दो भागों में करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के रूप में। और कोर का विभाजन हम लोग अपर कोर और लोअर कोर के रूप में करते हैं। तो यह 6 भागों में बांटकर हम अपनी पृथ्वी का 6 परतों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अब यहीं से डिसकंटिन्यूटीज आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इसको याद यदि रखना है तो याद करने का एक ट्रिक आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आराम से इसको याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है CMR GL, है ना, CMR और GL। ये ट्रिक आप लोगों को याद रख लेना है। बोलिए कि डिसकंटिन्यूटीज को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक याद रखना है, तो CMR GL। तो C से हो जाएगा कॉनरोड संबद्धता, कॉनरोड असंबद्धता हो जाएगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। इसके बाद महो संबद्धता हो जाएगा इस लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल वाला पार्ट में, इसको हम लोग महो असंबद्धता कहते हैं। आर से हो जाएगा रेपेटी असंबद्धता, जो अपर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल के बीच में देखने को मिलेगा। और इसके बाद जी से हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, तो लोअर मेंटल से लेकर अपर कोर के बीच में। और लास्ट वाला एल से हो जाएगा लेहमैन असंबद्धता, जो अपर कोर से लेकर लोअर कोर के बीच में देखने को मिलता है। बोलिए यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है बात? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना।
तो अब यदि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आसानी से आप बता सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो कुछ भी हम बता पाते हैं, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इतनी बातें जानते हैं, ये सब का सोर्स क्या है नॉलेज का। इस सोर्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के दो मुख्य स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो भौतिक रूप से जिस चीजों को हम लैब में लाकर उसको टेस्ट करते हैं या देख पाते हैं, उसे हम लोग भौतिक स्रोत कहते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। जैसे कि खनन के द्वारा जो चीजें निकलती हैं उसको हम लैब में ले जाकर उसका अध्ययन करते हैं भौतिक रूप से, या फिर ज्वालामुखीय उद्गार के कारण जो मैग्मा हमारी पृथ्वी के बाहर से निकलता है, उस मैग्मा का हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अध्ययन करते हैं, भौतिक अध्ययन करते हैं, और यह पता कर पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में किन किन चीजों की प्रधानता है, क्या क्या चीजें हमारी पृथ्वी के भीतर पाई जाती हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोतों की अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में तापमान, दबाव और घनत्व के आधार पर इन तीनों का जो प्रवणता है उसको मिलाकर हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों का अध्ययन कर पाते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोतों में ही आपको गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी के बारे में जो बातें पता चलती हैं उसको भी देखते हैं। लेकिन जो सबसे प्रामाणिक स्रोत है हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को जानने का, वो सबसे प्रामाणिक स्रोत है सिस्मोलॉजिकल स्टडीज, जिसको हम लोग भूकंप शास्त्रीय अध्ययन कहते हैं। अगले वीडियो में इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कैसे पी वेव और एस वेव हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में एक कह सकते हैं कि प्रामाणिक और पुख्ता जानकारी प्रदान करते हैं। इन सब चीजों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है, तो आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।